हेलो स्टूडेंट, आज हमारा नया टॉपिक है डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप। नया चैप्टर है हमारा, ठीक है। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, तो पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन हो जाए फर्म का, तो सबसे पहले समझते हैं हम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब क्या था, यहाँ पे हमने क्यों होता है कि यहाँ पार्टनरशिप चेंज हो रही है, सिर्फ हमारा जो एग्रीमेंट है वो चेंज हो रहा है। यहाँ पे जब हमारी वर्ड आएगा पार्टनरशिप, तो कैसे चेंज होगा भाई, किस क्या रीजंस रहेंगे। जैसे कि मान के चलो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाए, या किसी पार्टनर का एडमिशन हो रहा है, किसी पार्टनर रिटायरमेंट हो रहा है, या कंपल्सन ऑफ द पार्टनर, एक्सपल्शन ऑफ द पार्टनर। तो इस बहुत सारे रीजंस ऐसे होते हैं जिनकी वजह से हमारा, या किसी की डेथ हो जाए, या कोई पार्टनर हमारा इंसॉल्वेंट हो जाए, उसकी वजह से। फिर आता है हमारा पॉइंट हमारा यहाँ पे, इसमें हम फॉलो करते हैं सेक्शन 40 से लेके सेक्शन 44 तक। तो इसमें हमारा एक तो होता है कि डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म का ही डिसॉल्व करें। अगर फर्म डिसॉल्व हो गई तो पार्टनरशिप ऑटोमेटिक डिसॉल्व हो जाती है, लेकिन अगर पार्टनरशिप डिसॉल्व हुई है तो फर्म डिसॉल्व नहीं होती है। तो उसके लिए हम सेक्शन, तो इसमें हमारा एक तो वो होता है कि इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट का एक इंटरवेंशन, एक कोर्ट के द्वारा भी हम इसको डिसॉल्व कर सकते हैं, और विदाउट कोर्ट के। तो एक तो विदाउट कोर्ट में क्या होगा कि भाई हमें यहाँ कोर्ट की हेल्प नहीं लेनी, यानी म्यूचुअल हमारी कंसेंट है, हम आपस में बात करके कर सकते हैं। इस चीज में हम इसको डिसॉल्व कर सकते हैं, तो सेक्शन 40 वहां पे एप्लीकेबल होता है हमारा। और दूसरा इसके बाद हमारा कंपल्सरी रिजोल्यूशन होता है। अगर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता तो ये सारी चीजें हमें फॉलो करनी होती हैं। फिर हमारा कोई इवेंट है जिसमें किसी पार्टनर की डेथ हो जाए, सारे के सारे इंसॉल्वेंट हो जाए, वहां पे हम इसको फॉलो करते हैं, और एक नोटिस द्वारा। और बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं इसमें हम यहाँ हमारे कोर्ट को भी शामिल करते हैं, वहाँ के ऑर्डर को फॉलो करना पड़ता है। जैसे कि हमारी फर्म कंटिन्यूअस लॉस में चल रही हो, तो वहां पे हम हमारी पार्टनरशिप को गवर्नमेंट वहां पे ऑर्डर दे सकती है कि आप बंद कर दें। और या फिर आपका कोई किसी प्रकार का एक गवर्नमेंट सेटिस्फाई नहीं है कि भैया अब ये बिजनेस आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो अब अनलॉ कैटेगरी में आने लगा, तब भी आप इसको रिजॉल्व कर सकते हैं। तो ये तो हमारा था छोटी सी एक थ्योरी का पार्ट था, पहले हम थ्योरी कर चुके हैं। तो ये था हमारा रिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। इसमें हम बहुत सारी चीजों को पढ़ेंगे, जैसे कि हमारा रियलाइजेशन अकाउंट सबसे मेन होता है इसमें। रियलाइजेशन अकाउंट समझते हैं हम उसको, तो समझते हैं हम रियलाइजेशन अकाउंट। तो रियलाइजेशन अकाउंट होता क्या है जनरली, ये कब बनाते हैं हम, जब हमारी फर्म का डिसोल्यूशन होता है। तो रियलाइजेशन अकाउंट इज ओपन फॉर डिस्पोजिंग ऑफ ऑल असेट्स ऑफ द फर्म एंड मेकिंग पेमेंट टू ऑल द क्रेडिटर्स। यानी कि हमें यहाँ पे सारी की सारी ऐसे को रियलाइज करना है, और किसका पेमेंट करना है, हमें क्रेडिटर्स का पेमेंट करना है। और रियलाइजेशन अकाउंट हमेशा कौन सा अकाउंट होता है हमारा, एक नॉमिनल अकाउंट होता है, ध्यान रखना। रियलाइजेशन कौन सा अकाउंट होगा हमारा, नॉमिनल अकाउंट होगा, जिसमें हम असेट्स को बेचते हैं और हमारी लायबिलिटी को पे ऑफ करते हैं। And object of such account is to find out the profit or loss on the realization of the assets and payment of the liabilities। तो इसका मोटिव क्या है हमारा भाई, कि रियलाइजेशन अकाउंट हम क्यों बना रहे हैं। रियलाइजेशन अकाउंट हम इसलिए बना रहे हैं कि जो आपका असेट्स है, असेट्स को बेचने पर और लायबिलिटी को पे ऑफ करने पर, लायबिलिटी का पेमेंट करने पर, क्रेडिटर्स वगैरह का पेमेंट आप जब करोगे तो उसमें आपको प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस। जनरली रियलाइजेशन अकाउंट में क्या होता है, लॉस। तो हम इसको अब एक क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे। नाउ हम क्वेश्चन फर्स्ट रीड करते हैं। X, Y and Z are partners sharing profit and loss in the ratio 5:3:2. They decide to dissolve the partnership firm. Their position as on 31st December 2018 being the date of dissolution was as follows। तो बैलेंस शीट हमको दे रखी है। Stock and data realized 17,000 and 22,000 respectively. Furniture were taken by over by B and took value. Realization expenses amounted 2,000 and passed necessary journal entry। तो आपको रियलाइजेशन अकाउंट भी बनाना है और साथ में आपको इसकी जनरल एंट्री भी करनी है। चलिए हम उसको करते हैं हम। तो किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे आपको आपकी पूरी की पूरी असेट्स लिखनी पड़ती है, जो भी आपकी असेट्स है, कैश को छोड़ के बाकी लिखते हैं अपन। सबसे पहले मैं लिखता हूँ यहाँ पे स्टॉक, जो कौन सी वैल्यू पे लिखना पड़ती है आपको, बुक वैल्यू पे स्टॉक लिखूंगा मैं। फिर मैं यहाँ लिखूंगा डेटर्स,
डेटर्स के बाद में लिखूंगा बी आर अकाउंट, और फिर मैं लिखूंगा फर्नीचर। पहले जो जो असेट्स है हमारे पास कैश को छोड़ के, वो सारी हमको पहले कहां पे लिखना है, डेबिट साइड बुक वैल्यू पे, जो उसकी बुक वैल्यू है। तो ये हो गई हमारी स्टॉक 24,000, हमारा डेटर है, बी आर है हमारे 3,000 रुपए के, और फर्नीचर है हमारे 500 रुपए के। तो बुक वैल्यू पहले हम क्या करेंगे, असेट्स लिख लेंगे, और फिर हम बुक वैल्यू पे ही हमारे यहाँ पे क्या लिखेंगे, लायबिलिटी लिखेंगे। तो क्रेडिटर्स, आप चाहे तो यहाँ पे सन्ड्री असेट्स लिख सकते हैं, फिर सन्ड्री असेट्स के बाद आप स्टॉक, डेटा, बी आर और फर्नीचर लिख सकते हो, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ लिखा क्रेडिटर्स, ठीक है। इसके बाद जो मेरी असेट्स को मैंने बेचा, उस जो मैंने असेट्स बेचा जिससे मुझे पैसे मिले, तो मैं यहाँ पे वो लिखूंगा कैश अकाउंट के नाम से। जो मेरी असेट्स रियलाइज हुई, जो असेट्स को मैंने सेल किया है, वो आएगा मेरा 42, ठीक है। इसके बाद बाय था, तो बाय मेरा फर्नीचर ले रहा है, पता है आपको, तो बायस कैपिटल लिख दूंगा मैं यहाँ पे। तो बाय जो पार्टनर था वो हमसे क्या ले रहा है, फर्नीचर, तो फर्नीचर की अमाउंट हो गई 500 रुपए, हमसे बाय ले रहा है। अब चूंकि अब हम यहाँ पे लिख देते हैं कैश अकाउंट, किसको पेमेंट कर रहे हैं हम लोग, क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स कितने के थे हमारे 27,500, तो हमने लिख दी 27,500, क्योंकि क्रेडिटर्स के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। जब कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होगी तो जितने के क्रेडिटर्स हैं उतने का ही हम उनको पेमेंट कर देंगे। फिर लिखेंगे हम यहाँ पे टू कैश अकाउंट। तो यहाँ पे कौन सा रियलाइजेशन, जो एक्सपेंसेस है हमारे, जो हमें दे रखे अलग से, वो हम लिखते हैं। और जो टू कैश में जहाँ पे हमने क्रेडिटर्स को पेमेंट किया है, वो यहाँ पे हम लिखते हैं। तो एक्सपेंसेस तो है मेरे कितने, 2,000 रुपए। अब हम इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे और डेबिट टोटल लगाएंगे। तो डेबिट का टोटल तो आएगा 74500। तो 74500, तो यहाँ पे भी मेरा आएगा 74500, और यहाँ का आएगा मेरा 70,000 रुपए। तो मेरा आंसर आएगा लॉस में, तो 70,000, तो आंसर आएगा मेरा 4500। जो 4500 रहेंगे वो है मेरे एक्स, वाई और जेड। इनको इनके 5:3:2 रेशो में बांटना है। रेशो क्या था इनका, 5:3:2। उस रेशो में हम इसको बांट देंगे। तो इसका हम आधा करते हैं, तो ये तो हो जाएगा 5 वाला 22503, और फिर ये होगा मेरा 900, और ये होगा मेरा 1350 के समथिंग, 1385 होगा, ठीक है। तो इस तरीके से मैं बताऊंगा। तो क्या निकला आपका लॉस। तो लॉस को कहां पे ट्रांसफर करते हैं, जो लॉस निकला तो कहां पे ट्रांसफर करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो आप जहां लिख सकते हैं कैपिटल अकाउंट्स, कैपिटल अकाउंट, तो कोष्टक में लिख सकते हो आप लॉस। लॉस होगा, जनरल रियलाइजेशन में हमें क्या होता है, लॉस होता है। तो ध्यान रखना है, सिंपल सी बात है। सबसे पहले आपको असेट्स लिखनी है बुक वैल्यू में, डेबिट पे, ठीक है। इसके बाद आपको फिर लायबिलिटी लिखनी है क्रेडिट में, एक बार बुक वैल्यू पे। इसके बाद फिर आपने जो आपकी असेट्स को बेचा उसको लिखना है बाय कैश के नाम से। तो यहाँ पे आप डाल सकते हो असेट्स रियलाइज, ये आपकी गिवन दिया हुआ है कितने का क्या बेचा आपने, तो असेट्स के रियलाइज हुआ तो वो आपने लिख दिया। इसके बाद जो बाय था उसने आप फर्नीचर लिया, तो आप यहाँ कोष्टक में लिख लो फर्नीचर, जिससे आपको याद रहे कि बाय ने फर्नीचर लिया था, ठीक है। इसके बाद क्रेडिटर्स के बारे में कुछ था नहीं, तो जितने क्रेडिटर्स है उसका हमने पेमेंट कर दिया। और यहाँ पे जो कैश लिखा है वो कौन से एक्सपेंस हमें, रियलाइजेशन। इस तरीके से हमने क्या खत्म किया, हमारा रियलाइजेशन अकाउंट। अब करेंगे हम इसकी जनरल एंट्री ना। अब इसी क्वेश्चन की जनरल एंट्री करते हैं। तो सबसे पहले 2018 फर्स्ट एंट्री करता हूँ। सबसे पहले जो क्या किया था हमने, सारी की सारी असेट्स को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर किया था। तो 2 में किया था, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 2। तो जो जो आपने डेबिट किया सबके नाम लिख लो। सबसे पहले था हमारा स्टॉक अकाउंट,
फिर था हमारा डेटर्स, फिर था हमारा फर्नीचर और 2 BR। इनकी हम अमाउंट लिख लेते हैं। तो अमाउंट क्या थी इसकी हमारी, स्टॉक था हमारा 17,500 और डेटर थे हमारे 2,400, फर्नीचर था हमारा 500 का और BR थे हमारे 3,000 के। तो इस तरीके से हमारा टोटल हो गया 45,000। नरेशन लिख सकते हो आप, असेट्स ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट। ये फर्स्ट एंट्री, कोई बड़ी बात नहीं है, जो हमने किया अकाउंट्स में वही हमने किया, ठीक है। तो ये दिसंबर में होती है, ये सेम डेट चल रही है अभी। अब यहाँ पे क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, क्योंकि अब ट्राई मतलब हमें जो लायबिलिटी है वो भी रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर की। तो कितने का अमाउंट था हमारा, 27500, 27500। तो फिर हमारे नरेशन लिख दो। अब लायबिलिटी में तो क्रेडिटर से, तो क्रेडिटर ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट, ओके। तो ये हमारी दूसरी एंट्री कंप्लीट हुई। अब क्या हुआ था, अब हमारी असेट्स रियलाइज हुई थी, तो हम असेट्स रियलाइज की एंट्री करेंगे। सेम डेट में क्या एंट्री करेंगे भाई, कैश अकाउंट डेबिट। जब हमारी असेट्स रियलाइज हुई थी तो कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो ये असेट्स जो हमारी रियलाइज हुई थी वो होती हमारी 42,000 की, तो हम यहाँ लिख लेंगे 42,000। नरेशन लिख देंगे हम, सन्ड्री असेट्स रियलाइज, सन्ड्री यानी आपने जो असेट सेल कर दी उसके बाद क्या मिला आपको, सन्ड्री असेट्स रियलाइज। इसके बाद एक पार्टनर था जिसने फर्नीचर ले लिया था, उसकी भी हम एंट्री करेंगे। कौन था वो, बाय। तो हम ये एंट्री करेंगे बाय कैपिटल अकाउंट डेबिट, बाय कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितने का था फर्नीचर हमारा, 500 का। तो बाय कैपिटल अकाउंट डेबिट क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट। नरेशन डालेंगे फर्नीचर टेकन बाय, क्या डालेंगे, फर्नीचर टेकन बाय। नेक्स्ट करते हैं। नाउ अब हम 31 तारीख को ही 2018 में, अब हम कहा किसकी एंट्री करेंगे, जहां पे हमने उसको क्रेडिटर्स को पेमेंट किया था, ठीक है। तो बस जैसा हमने वहां किया था रियलाइजेशन अकाउंट, बस सीक्वेंस वाइज करते चलते जा रहे हैं। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। तो यहाँ पे क्रेडिटर्स का पेमेंट कर देंगे। आप चाहे तो यहाँ पे दोनों का एक साथ लिख सकते हैं, क्रेडिटर्स प्लस रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। तो यहाँ पे रिलेशन डाल देना आप, पेड टू क्रेडिटर्स। दूसरी एंट्री भी आप चाहे तो इसमें ही मर्ज कर सकते थे, पर हम फिर से कर देते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, ये किसकी एंट्री है आपकी, टू कैश। देखो सेम एंट्री हुई है, बस हमको अमाउंट जोड़ना था। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, तो जो एक्सपेंसेस है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड, उसकी हमने यहाँ पे एंट्री की है। तो कितने एक्सपेंसेस थे हमारे, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस थे हमारे 500 रुपए, ओके। अब इसके बाद जो एक्स का लोन था वो हम पे करेंगे 31 तारीख में ही। तो एक्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैश। जितने का भी अमाउंट का लोन था, तो एक्स का लोन कितने का था, 3,000 रुपए का, तो इसको भी हम पेमेंट कर देंगे
3,000 रुपए से, और नरेशन में डालेंगे लोन पेड ऑफ या पेड। इसके बाद जो रियलाइजेशन में आपको लॉस हुआ था वो तीनों पार्टनर में हमने बांट दिया था एक्स वाई जेड में, तो उसकी एंट्री भी करेंगे एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, रियलाइजेशन अकाउंट। तो जो आया था आपका वो लिख दो आप यहाँ पे, अमाउंट 4500 रुपए, तो यहाँ पे आई थी आपकी 22,500 जो अपन ने लॉस निकाला था, फिर मैंने निकाला था 900 का, फिर निकाला 1350 का। तो नरेशन लिख सकते हो आप, लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये हमारी एक तो एंट्री और रह गई है, तो इस तरीके से हम करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब देखिए थर्ड एंट्री करते हैं हम, डिफिशियंसी जो निकलेगी उसकी। तो अब यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट टू, जो पार्टनर हमारा जेड पार्टनर था उसकी कैपिटल कितनी थी, जेड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जो डिफिशियंसी आएगी हमारी 400 रुपए की। वो कैसे आई बताता हूँ आपको मैं। भाई लॉस तो कितने का हुआ इसको, 900 रुपए का लाइजेशन पे, कैपिटल कितनी थी इसके पास 500 रुपए, तो फिर भी इसको कितना पैसा लेकर आएगा ये फर्म में 400 रुपए, क्योंकि 500 रुपए तो कैपिटल थी और इसको लॉस कितने का हुआ था 900 रुपए का, इसलिए तो यहाँ पे लाएंगे जो डेफिशिएंसी रहेगी, डेफिशिएंसी ऑफ कैपिटल brought by जेड, ठीक है। और बाकी का जो लॉस था इनका हम बांट लेंगे भाई, दिसंबर को 31 दिसंबर को दोनों की कहानी है ना, तो दोनों की डेट एक जैसी है। एक्स कैपिटल ये पैसा लेकर चले आएंगे, एक्स कैपिटल वाइस कैपिटल टू कैश अकाउंट, ठीक है। एक्स एंड बाय बैलेंस कैपिटल पेड ऑफ, तो ये आएगा मेरा 7750 और ये आएगा मेरा 31, तो कुल मिला के अमाउंट आएगा मेरा 10,900 रुपए, ठीक है। तो इस तरीके से मेरा क्वेश्चन। अब 10,900 रुपए कैसे आए भाई, जो लॉस था इनका, जो लॉस था उनकी कैपिटल थी 10,000 रुपए और 5,000 रुपए, कैपिटल तो थी एक की 10,000 रुपए और एक की थी 5,000 रुपए। तो जो अपन ने इनका लॉस निकाला था, जो लॉस निकला था वो था हमारा 2250 और तीसरे का था 1350। तो इस तरीके से जो अमाउंट आएगी हमारी, जो अमाउंट आया लॉस में से 3750 तो ये इसका आया और 7750 इसका आया, यानी कि ये तो है हमारा जेड का, ये है एक्स का और ये है वाई का। तो इतनी कैपिटल थी इनके पास, कितनी 10,000, ठीक है। तो कितना इसका लॉस कितना इनको बेयर करना पड़ा 2250। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट।